Assalamualaikum dear students, this is me Dr. अवैस। उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट बहुत बेहतर हुआ होगा इंशाल्लाह। आप सबने मेहनत भी बहुत की थी और रातें भी आपने नींदें ख़राब की। उम्मीद रखते हैं कि बेहतर हुआ होगा टेस्ट इंशाल्लाह। आज इस सेगमेंट में हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जो जो एमडी कैट में एमसीक्यू आए थे केमिस्ट्री के, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह कि जब भी मैं लेक्चर देता आता हूँ अपनी क्लास में, और मैं बार बार यही कहता था अपने स्टूडेंट्स को, और आपको याद भी होगा जो देख रहे हैं, कि मैं जब भी कहता था कि आपके एमसीक्यूज आपकी बुक से ही आते हैं और आपकी बुक से आगे पीछे कहीं से नहीं आते, तो आप लोग एक्स्ट्रा बुक्स ज़्यादा देखते थे और अपनी बुक को छोड़ देते थे। तो उसी तरह हुआ जैसे एज यूजुअल होता आ रहा है कि इस बार भी ओवरऑल टेस्ट जो केमिस्ट्री का था वो पूरा का पूरा बुक से ही आया है, आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं था। जैसे कि एमडी कैट वाले और केएमयू वाले जो है वो उन्होंने अपना ट्रेंड ऐसा रखा है कि वो प्रोवेंशियल बेस अगर होता है तो सिर्फ प्रोवेंशियल जो बुक्स होती हैं केपी की उसी को ही फॉलो करते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन कुछ एमसीक्यू ट्रिकी थे। 3-4 एमसीक्यू ऐसे हैं जिसके करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं है और वो गलत ऑप्शंस हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास जो मोबाइल में पेपर है वो पेपर कोड नंबर डी है, तो कोड डी वाले जिसके पास पेपर हैं और वो उसमें देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 118 आता है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है और कोड डी है केएमयू एमडी कैट सॉरी। ये पहला वाला एमसीक्यू है जो केमिस्ट्री का 118 नंबर एमसीक्यू। कंसिडर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड। मतलब मीथेन से हमने मिथाइल क्लोराइड बनाना है, तो ये एक्चुअली क्या है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन, तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। तो कहते हैं कि मीथेन से बनाया है मिथाइल क्लोराइड, तो कहते हैं ये जो अटैक ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल है, द अटैक ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑन मीथेन अकर्स इन विच फेज। तो ए ऑप्शन है बिफोर इनिशिएशन, बी इनिशिएशन, सी प्रोपेगेशन एंड डी टर्मिनेशन। तो याद रहे कि हमारे पास जो 3 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है इनिशिएशन जिसमें फ्री रेडिकल बनता है, तो मतलब हमें तो अटैक देखना है कि क्लोरीन रेडिकल जब अटैक करेगा मीथेन पे तो वो कौन सा स्टेप है, प्रोपेगेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इस वाले एमसीक्यू में प्रोपेगेशन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम आते हैं 119 नंबर एमसीक्यू की तरफ। अच्छा, तो नंबर एमसीक्यू जो है वो 119 है, 119। अच्छा, क्वेश्चन है कि अ पेशेंट विद पैंक्रियाटिक insufficiency shows reduced activity of an enzyme that hydrolyzes the first peptide bond at the carbonyl and carboxyl end of protein and peptide. Which enzyme is deficient? एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से एक एंजाइम इसमें इनसफिशिएंट है, और वो एंजाइम जो इनसफिशिएंट है वो एक्ट करता है कार्बोक्सिल पार्ट पे, और कार्बोक्सिल पार्ट ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड पे एक्ट करेगा और उसको हाइड्रोलाइज करेगा। तो ये जो एमसीक्यू है ये चैप्टर नंबर 21 में जो एंजाइम वाला पोर्शन है उसमें टिड बिट में लिखा हुआ है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ऑप्शन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो आपने जगह नोट कर देनी है कि जो टिड बिट है चैप्टर नंबर 21 वाले जो पोर्शन है एंजाइम वाला जो टॉपिक है उसमें टिड बिट में लिखा हुआ है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के कार्बोक्सिल एंड पे एक्ट करता है। हमारे पास 2 एंड आते हैं, एक कार्बोक्सिल एंड है, दूसरा एमाइड एंड है। तो ये हमारे पास इसमें जो कार्बोक्सिल एंड है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज उसको डाइजेस्ट करता है। तो वो कहते हैं ऐसा कौन सा एंजाइम इनसफिशिएंट है पैंक्रियाज में, और वो एंजाइम एक्चुअली कार्बोक्सिल पार्ट पे एक्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का जो ऑप्शन है इसमें वो कौन सा है, सी ऑप्शन है।
कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 120 है। एमसीक्यू नंबर 120, एमसीक्यू के स्टेटमेंट क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू टेम्पररी डायपोल्स। अब टेम्पररी डायपोल्स कहां बनते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में तो परमानेंट डायपोल होते हैं, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी परमानेंट डायपोल होते हैं। ये जो टेम्पररी डायपोल्स की बात हो रही है तो ये एक्चुअली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है डिस्पर्शन फोर्स, इसमें ऑप्शन बी डिस्पर्शन फोर्स इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 121, एमसीक्यू नंबर 121 की जो स्टेटमेंट है वो सुने, यहां पे थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नहीं है तो मैं इसे बता दूं कि इन विच केस द रिएक्शन इज वर्चुअली गोज टू कंप्लीशन। कौन से वाले केस में जो रिएक्शन है वो वर्चुअली गोज टू कंप्लीशन मतलब कंप्लीट होने को होता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 में केसी वैल्यूज, हमें उसकी इंपॉर्टेंस है, हमें एक्सटेंट बताती है। केसी वैल्यू वेरी लार्ज होती है, केसी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, केसी वैल्यू नीदर वेरी लार्ज नॉट वेरी स्मॉल होती है। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जब केसी की वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज होती है तो ये हमें बताती है कि रिएक्शन वर्चुअली कंप्लीट होने को है। ये असल में इशारा किया जा रहा है उस वैल्यू की तरफ केसी की। इसमें ऑप्शन आता है बी, केसी वैल्यू जो आपके बुक में गिवन है +30 10 की पावर +30। इट मींस दैट केसी वैल्यू वेरी लार्ज है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत ही कम है। तो जब रिएक्टेंट बहुत कम होगा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा फील होगा और ऐसा हमें लगेगा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन कौन से वाला है, व्हेन केसी इज लार्ज बट पॉजिटिव। तो इसमें आ रहा है केसी, व्हेन केसी इज लार्ज बट पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 122 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 122, एमसीक्यू नंबर 122 की स्टेटमेंट सुने क्या है, अ स्टूडेंट एड्स ब्रोमीन वाटर टू इथीन। मतलब एक स्टूडेंट ने ब्रोमीन वाटर इथीन में डाला, और ये तो वो इशारा किया गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट की तरफ कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन अ कंपाउंड। जब हम इथीन को ब्रोमीन में डालते हैं या ब्रोमीन को इथीन में डालते हैं तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंड ऑब्जर्व रैपिड डीकलराइजेशन what make ethene more reactive than ethane in this reaction। अच्छा, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ईथीन को ज्यादा रिएक्टिव रखने वाला ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है ईथेन से। तो ये तो आपको पता है कि ईथेन तो सैचुरेटेड होता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं ईथेन में, और जो ईथीन में है वो तो पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड इज अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन and which is exposed to the atmosphere, and electrophile can attack easily over pi electronic cloud। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है इथीन कंटेन a weak and exposed pi bond। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी, इथीन contains a weak and exposed pi bond। चलिए मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 123 की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 123, अच्छा क्वेश्चन क्या है, what best describes the overall reaction in electrophilic aromatic substitution in benzene। मतलब
बेंजीन में जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब जब बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल आता है, दिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहते हैं बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा करता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्रोटॉन बाय एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एरोमेटिक रिंग। मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन सी, सब्स्टिट्यूशन of a proton by an electrophile on aromatic ring। अच्छा, इसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 124 की तरफ। तो एमसीक्यू 124 का की स्टेटमेंट क्या है, रियल गैसेस डू नॉट रीच एब्सोल्यूट जीरो इन प्रैक्टिस बिकॉज एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होती है 0 केल्विन या होती है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं जब हम रियल गैसेस को कूल करते हैं और टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वो रियल गैसेस एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचते पहुंचते या तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है या सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है, अब जब वो लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है डी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सीड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑप्शन डी। इंटरमॉलिक्यूलर IMF का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सीड्स kinetic energy of molecules। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आता है डी। और आपने याद रख लेना है कॉन्सेप्ट के लिए कि एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो इतना कम टेम्परेचर है, ये लीस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल टेम्परेचर है एट विच द वॉल्यूम ऑफ एवरी गैस बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये है एमसीक्यू नंबर 124। लेट्स कम टुवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर 125। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 125 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 125 है, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय, याद रहे जब हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी मालूम करते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं N+L रूल। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू और एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू दोनों को हम प्लस करते हैं तो वो हमें देती है क्या, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो इसमें आता है सी, इसमें 125 में आता है 125 ऑप्शन सी आता है। और ऑप्शन सी कौन सा है, एक्चुअली दिस इज द N+L रूल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू बहुत सिंपल है और ये सिंपल एमसीक्यू मैं हर वक्त हर क्लास में यही कहता हूं, अगर आपने MTCAT में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने अपनी बुक को फॉलो करना है, 110% नहीं 200% कवर करें कि आपको यकीन हो जाए कि आपकी बुक में ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा जो आपने देखा नहीं है। तो आप देखें सारे के सारे एमसीक्यूज आपकी बुक से ही आ रहे हैं। अब आते हैं 126 नंबर एमसीक्यू एंड दिस इज रिलेटेड टू KSP। व्हाट इज KSP? कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कहते हैं द KSP वैल्यू ऑफ साल्ट, एक साल्ट दिया गया है कि AB is converted into A plus B minus,
मतलब ये है कि ये ऐसा साल्ट है जिसमें दो आयंस हैं और इसकी KSP वैल्यू दी गई है, KSP वैल्यू दी गई है और वो KSP वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर -6, यस -6। अब पूछा जा रहा है कि इसकी सॉलिबिलिटी बताओ। तो आपने याद रख लेना है कि जिस साल्ट में दो आयंस होते हैं, अ साल्ट विच कंटेन टू आयंस, उसकी हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक फार्मूला लिखते हैं, वो है KSP इज इक्वल टू x स्क्वायर। व्हाट इज x? x इज एक्चुअली द मोलर सॉलिबिलिटी, मतलब द सॉलिबिलिटी ऑफ वन आयन। एक्चुअली हमसे पूछा जा रहा है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो ये है, बताओ इसकी मोलर सॉलिबिलिटी क्या है। तो हम x मालूम करना चाहेंगे, तो दोनों तरफ हमने लेना होगा स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KSP, और हमारे पास KSP वैल्यू क्या दी गई है, 9 इंटू 10 की पावर -6। जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें आंसर मिला 3 इंटू 10 की पावर -3। सो दिस इज द एक्चुअल आंसर, 3 इंटू 10 की पावर -3। ऑप्शन आ गया सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, याद रहे, ठीक है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 127 की तरफ। 127, अच्छा देख लेते हैं 127 क्या कह रहा है। वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात हो रही है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की, जो कि आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिक्विड्स हैं जिनको हम कूल करते हैं तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन वाटर का वॉल्यूम मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इंस्टेड ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीजेस और वाटर इंक्रीजेस। और ये वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 9% इंक्रीज होता है। ये मैं अपने लेक्चर्स में, एमडी कैट के लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ, और जो मेरे फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं they know and they will have this type of MCQ in their registers and pictures especially। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब 4 डिग्री से 0 डिग्री होता है तो वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है 9% इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है। And this is actually the anomalous behavior of water, and that's why ice float on the surface of water। ठीक है, फिर एमसीक्यू नंबर 128 की तरफ आते हैं। 128 क्या कहता है, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट इज। अच्छा, आपको ग्राफ याद होना चाहिए, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं उसका एक्सो और एंडो का, तो इसमें तो एक्सो पूछा गया है, तो एक्सोथर्मी का ग्राफ कैसा है देखिए। अच्छा, ये हमारे पास है ऐसे, y एक्सिस हमें कंसंट्रेशन बता रही है और x एक्सिस हमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट बता रहा है। जब हम इसमें देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब बात करते हैं, तो हमारे पास रिएक्टेंट, लेट से हमारे पास है रिएक्टेंट A प्लस B, ये पहले होगा एक्टिवेट और फिर प्रोडक्ट आएगा नीचे C प्लस D। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक के केस में ये जो एनर्जी हुई है ये चली गई, रिलीज हो गई, इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक। बाकी बातें भी होता है लेकिन हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ टू द पॉइंट एमसीक्यू को देखना है। तो ये हमारे पास फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट इज, तो मतलब रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल है वो प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, मोर देन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है मोर देन द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट से ऊपर होता है एनर्जी लेवल रिएक्टेंट का। अब एमसीक्यू नंबर 129 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 129, 129 चले, क्या कहता है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन द करंट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन। याद रहे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड। ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। ये हमारे पास फिर चार्जेस उल्टा हो जाती हैं, अपोजिट हो जाते हैं वोल्टेज सेल में।
वोल्टेज सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हम करंट पास करते हैं सोल्यूशन से, तो एनोड क्या है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और जहां ऑक्सीडेशन होती है, तो ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऑप्शन ए में क्या है, इसमें एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड where oxidation occurs। तो 129 में ये करेक्ट ऑप्शन है। जाना चाहते हैं? चलिए अब आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 130 की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 130 है जी, एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ केमिकल सिस्टम। मतलब जब हम किसी केमिकल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को ज्यादा कर देते हैं, दैट कैन लीड टू ऑल, वो सब कुछ करेगा लेकिन एक के सिवाय, तो हमें वो देखना है जो इंटरनल एनर्जी ज्यादा करने से नहीं होता, तो एक्सेप्ट। कहते हैं जब भी हम इंटरनल एनर्जी किसी केमिकल सिस्टम की ज्यादा करते हैं तो बाकी सब होता है लेकिन एक चीज नहीं होती, तो जो चीज नहीं होती वो ऑप्शन डी है, जो कि है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी। याद रहे, जब इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा ड्यू टू ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये गलत है, हमें गलत ही चाहिए था, एक्सेप्ट वाला चाहिए था। तो एमसीक्यू नंबर 130 में करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, डी, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू drop in kinetic energy of molecules। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, ये बात गलत है कि ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी अकर्स। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 131 की तरफ, तो क्या है 131 एमसीक्यू। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, in ethene molecule मतलब C2H4, each carbon atom has 3 hybridized sp2 orbitals which are planar। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री एंगल होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दरमियान एंड 90 डिग्री एंगल होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच इज अबव एंड बिलो द प्लेन। तो एक्चुअली यहाँ पे आता है करेक्ट ऑप्शन ए, कोप्लेनर, मतलब प्लेनर है, इसमें सारे एटम एक ही प्लेन में आते हैं, कोप्लेनर करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं 132 नंबर एमसीक्यूज की तरफ, तो क्या है इसमें एमसीक्यू नंबर 132। अच्छा, तो क्या कहता है, Which of the following best explain the reaction between beryllium and oxygen। तो याद भाई आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 13 में एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वहां पे लिखा हुआ है कि अल्कलाइन और मेटल्स में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और अल्कली मेटल में भी ऐसे होती है, बट वी आर कंसर्न विद अल्कलाइन और मेटल्स। बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर के साथ इवन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर रिएक्ट नहीं करता, वो वाटर के साथ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है। आपने पढ़ा होगा कि बेरिलियम जो है वो रिएक्शन करता है लेकिन बहुत स्लोली, एट ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बना देंगे और कोटिंग बनाने के बाद रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी, बेरिलियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड which protects the metal from further oxidation। तो आपको ऑप्शन पता लग गया, काफी लेंथी स्टेटमेंट है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, बाकी आप खुद उसमें देख लें। तो उसमें क्या है, बेरिलियम रिएक्ट
with oxygen and forming और रेजिस्टेंट कोटिंग, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, एमसीक्यू का ऑप्शन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंट कोटिंग उसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर रिएक्शन लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, इसके बाद मेमोराइजेशन वाला कुछ एमसीक्यू है, और वो एमसीक्यू आपको याद रखना होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन में जो आर है, पी इज इक्वल टू एन आर टी, और पी इज इक्वल टू एन आर टी में जो है उसमें आर की वैल्यू का पूछा गया है, तो आर की वैल्यू क्या है? दिस इज 0.0821 एटमॉस्फेयर dm cube per mole and per Kelvin। हमसे पूछा गया है कि इसी यूनिट में बताना है, बाकी भी यूनिट्स हैं, वो है मिलीमीटर मर्क्यूरी डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, फिर न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, उसमें अलग वैल्यू थे, जाउल पर मोल पर केल्विन भी है, कैलोरीज पर मोल पर केल्विन भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन में बताएं, तो हमने बता दिया दैट इज 0.0821। Now coming towards 134 MCQ, 134 MCQ, चलें देख लेते हैं। The rate of a chemical reaction changes with, तो आपने याद रख लेना है, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reacting substances। ये हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चन एनालाइज करते हैं कि कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि हम कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो रेट पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करते हैं कि most of the time rate of reaction is directly proportional to the concentration in case of first order, second order, third order, फ्रैक्शनल ऑर्डर में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपने लिख देना है, ये ऑप्शन है, आपने याद रख लेना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे रेट डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो तब होता है, देखिए जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की भी बात करते हैं ना, तो रिवर्सिबल में फॉरवर्ड में रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, तो हम उसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ही कहेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन भी आता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स, मतलब एमसीक्यू नंबर 135, एमसीक्यू नंबर 135, we have to speed up because बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। जी, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डबल द वैल्यू ऑफ एच, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो हमारे पास इक्वेशन आती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये जो एच है दिस इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट, इट हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 6.6262 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू फिक्स है और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। एमसीक्यू काफी रहते हैं, डिस्कस करना होगा। अच्छा, तो ये है हमारे पास, इसमें करेक्ट ऑप्शन अनचेंज्ड आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड दिस इज अनचेंज्ड, ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 136 की तरफ, तो क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, सॉरी, an experiment shows, नहीं सॉरी, ये आता है 136, हाँ, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के, वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ऐसा रेट कांस्टेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यूनिटी के बराबर हो, तो ऐसे रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो मतलब हमने लिख दिया रेट इज इक्वल टू के, मतलब इसमें कंसंट्रेशन का कोई काम नहीं है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को कोई काम नहीं है। ऐसा कांस्टेंट जो रेट के बराबर है जब कंसंट्रेशन 1 के बराबर होगी, तो मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, so this is the correct option
ये हो गया 136 नंबर एमसीक्यू। आते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा बिकॉज आई हैव टू गो फॉर अ मैरिज सेरेमनी, so that's why my kids are waiting to go. MCQ number 137. कहते हैं an experiment shows that heating a protein disrupts the alpha helical structure। कहते हैं हम हीट कर रहे हैं प्रोटीन को और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो रहा है। अब बताएं ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कौन से वाला है। तो जब इसमें बोल दिया गया है कि अल्फा हेलिकल है तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लीनियर होता है और सेकेंडरी होता है अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लीटेड। तो जब ये हमारे पास अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आपने हिंट देख लेने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा हेलिकल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन because in secondary structure we have two types of further structure that are alpha helical and beta pleated। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 138 की तरफ। Which of the following is not a postulate of kinetic molecular theory of gases? Kinetic molecular theory of gas was proposed by Daniel Bernoulli in 1738 and that was developed by James Maxwell and Boltzmann and Clausius Clapeyron। तो याद रहे, कहते हैं उन पॉइंट्स में से कौन से वाला पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नहीं था। तो सी वाला देखें, गैस मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो याद रहे, एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब वो कोलाइड करते हैं, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सी, मतलब एमसीक्यू नंबर 138 में ऑप्शन सी जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट नहीं है। गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर, तो ये वाला पॉइंट जो है एक्चुअली इनकरेक्ट है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट नहीं है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 139 की तरफ। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 139 पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये तो आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन एटम की हमने 5 सीरीज बुक में पढ़ी है, चैप्टर नंबर 2 में बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशंस में, कि वी हैव 5 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पॉशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फर्न सीरीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है सी 5। हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। अच्छा, सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, एज ऑल वी नो एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ एलिमेंट एंड दैट इज, कौन से वाला है, ए है, ए फ्लोरीन, जिसकी वैल्यू 4 है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन इज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक है, then decreasing the temperature will the reaction। अच्छा, MCQ number 141 है, कहते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज A is converted into B, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और डेल्टा एच जो है इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, सॉरी ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक है। हमें ली-शैटल प्रिंसिपल ने बताया था कि जब हम टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ जाता है, और जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ जाता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर द रिएक्शन विल मूव रिवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आता है, तो मूव इन रिवर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मूव इन रिवर्स, ये है करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ वाटर टू प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस प्रोपेन टू ऑल।
ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर है। जब हम अल्कीन के पहले मेंबर में मतलब इथीन में वाटर को ऐड करते हैं तो इथानॉल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन जब हम प्रोपीन में ऐड करते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने के बाद उसे बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा खींच लेते हैं, ये ऐसे कर दिया, concentrated sulfuric acid and 100 degrees centigrade. So this is partial positive, partial negative according to Markovnikov's rule. Partial positive part will attach to that carbon having greater number of hydrogen और ये जाएगा यहाँ. So we get propane to all. So this is the correct option. और ये आएगा CH3, CH के साथ OH और ये है CH3 and this is propane to all. ठीक है, आगे समझ, इसमें करेक्ट ऑप्शन भी आ रहा है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज द सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रहे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में से दिया गया है और ऑप्शन भी वही दिए गए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो ये है MCQ नंबर 143 क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है C और ये है CH3। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं विल डिस्कस लेटर ऑन, बट यू हैव टू मेमोराइज। वी हैव अ फार्मूला दैट इज strict number of lone pair plus number of atoms attached in a compound. We can find out the type of hybridization by this formula. Okay, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है CH3 प्लस। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है MCQ नंबर 144। तो MCQ नंबर 144 में क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिनोल में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपने याद रख लेना है कि बेंजीन का कार्बन है फिनोल में और बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 144 नंबर MCQ जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं MCQ नंबर 145 की तरफ। I'm getting late. I will try my level best. If all of you, any one of you have questions, you can comment in comment section. I will clarify to you, inshallah. It's not a big deal, but actually I'm in a hurry today. I have to go somewhere. MCQ number 145 में क्या पूछा गया है, ये कह रहे हैं कि which one of the following is planar again। हमारे पास आ गया प्लेनर की बात। ए है NH3, ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, एक प्लेन में नहीं है। H2O ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और एंगुलर शेप है। और फिर CH4 है, ये भी टेट्राहेड्रल है। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसमें है कौन सा, विस्पर थ्योरी के मुताबिक AB3 सिस्टम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो याद रहे बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है C HF, टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है HF। ठीक है, हाँ जी, वो क्वेश्चन जो बार बार हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं कि करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24, इट मींस वी ऑलवेज डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 14 अबाउट द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें फर्क है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल इन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये है 147, एक्चुअली बोल रहे हैं किसके बारे में, क्रोमियम के बारे में। और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या है, वी हैव टू टॉक अबाउट द
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 4s1 and 3d5। ठीक है, तो आपने इसमें करेक्ट ऑप्शन देख लेना है कि 4s1 3d5 कौन से वाला है। तो इसमें मुझे सही नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल पे सी है। ठीक है, अच्छा इसमें फिर आता है 148। तो 148 में कहते हैं रिएक्शन को बैलेंस करो, तो वो तो आपने एटम्स को काउंट कर देना है, जहां पे बराबर एटम आ गए तो बस चलो वो वाला करेक्ट है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, बैलेंस्ड कौन सा है, तो इसमें सी वाला बैलेंस है। कॉपर विल हैव टू रिएक्ट विद 2 moles of sulfuric acid to H2SO4. It produces copper sulfate and sulfur dioxide, and what is the product, and that is 2 moles of water। तो ये हमारे पास आपने एटम्स को काउंट कर देना है ना, यहाँ पे कितने एटम वहां पे कितने एटम, तो नंबर ऑफ एटम बराबर है तो मतलब वो बैलेंस है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ 149। कुछ बच्चों ने बोला था कि ये तो आउट ऑफ कोर्स है, तो ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये आउट ऑफ माइंड है। आपके चैप्टर नंबर 19 में अल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में अगर आपको पता हो कि व्हेन अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, तो नाइट्रोजन को एज अ न्यूक्लियोफाइल बताया गया है एमोनिया में, इसके अलावा अल्काइल एमाइन में, इसके अलावा हाइड्रोक्सल एमाइन में, और फिर हाइड्रोजीन में, और आखिर में फिनाइल हाइड्रोजीन था। तो इसमें बताया गया कि कौन से वाला कंपाउंड रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ और फिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है, तो फिनाइल हाइड्रोजोन तो ब्यूटेनल बनाता है, क्योंकि अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजीन एंड प्रोड्यूसेस फिनाइल हाइड्रोजोन, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन मुख्तलिफ करते हैं। डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। अच्छा 150 नंबर एमसीक्यू, 150 नंबर एमसीक्यू क्या पूछा जा रहा है, कहते 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 2 मोल ऑक्सीजन है और वाटर बना रहे हैं, तो बताओ एक्सिस क्या है। असल में जो 4 ग्राम हाइड्रोजन है वो कितने मोल है, वो तो 2 मोल है, और 2 मोल ऑक्सीजन दिया गया है। तो हमने तो डायरेक्ट फैसला नहीं करना, हमने तो देखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि when 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen produces 2 moles of water। so what is the ratio between hydrogen and oxygen, 2:1। जितने होंगे मोल्स हाइड्रोजन के उसके हाफ मोल चाहिए ऑक्सीजन, मतलब 2 के लिए 1 चाहिए, तो 2 के लिए 1 चाहिए, ऑक्सीजन 1 चाहिए लेकिन अवेलेबल 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन हो गया एक्सेस। हाँ जी, हमें एक्सेस ही चाहिए, तो इसमें आ गया ऑक्सीजन एक्सेस, ऑक्सीजन हो गया एक्सेस और हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग। अब आते हैं 151 नंबर एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 151, नंबर एमसीक्यू है, कहते हैं जब 10 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट करता है with excess of oxygen। Wait for some time because I have almost 13 to 14 MCQs to be discussed, okay? अच्छा क्वेश्चन दिया गया 10 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो बताओ थियोरेटिकल यील्ड क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो हमने देखना होगा कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो बनाता है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन एक्सेस में है तो हमारा ऑक्सीजन के साथ कोई काम नहीं है, हमारा काम मैग्नीशियम के साथ है। रेशो क्या है, 2 मोल से 2 मोल बनता है तो 10 मोल से 10 मोल बनेगा। ये तो हम पढ़ते रहते हैं कि इतने से इतना बनता है तो फिर इतने से कितना बनेगा, तो 2 से 2 बन रहा है तो 10 से 10 मोल बनेगा। मतलब हमारे पास जो 10 मोल मैग्नीशियम गिवन है तो हमारे पास 10 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब हमने मोल को मास में कन्वर्ट करना है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 40, 24 है मैग्नीशियम का मास, तो 16 है ऑक्सीजन का मास, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 से आता है 400 ग्राम्स। तो करेक्ट ऑप्शन आता है डी, दैट इज 400 ग्राम। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद हम थोड़ी सी जल्दी करते हैं, अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 152।
as I have told that my family members are waiting for me. We have to go to a wedding ceremony, but just because of you people, I'm spending time for you over here. MCQ number 152. क्या कहता है जब एसीटल्डिहाइड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इनिशियली प्रोड्यूसेस। तो याद रहे कि जब अल्कोहल अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है हेमी एसीटॉल, और जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो एसीटॉल होता है। हेमी एसीटॉल क्या होता है? विच कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एथर एंड द अनदर वन इज ऑफ अल्कोहल, दैट इज OH। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी, हेमी एसीटॉल, हेमी एसीटॉल। चलें, अच्छा अब यहाँ पे मसला आ गया एमसीक्यू नंबर 153 में। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है और बच्चों को कंफ्यूजन हो गई है क्योंकि ये तो रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। इसमें कहा गया है इस कंपाउंड का आयुपेक नेम बताओ, तो हमने तो नंबरिंग तो मिथाइल से करनी है क्योंकि कार्बोनाइल वहां से करीब है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन में तो कहीं पर भी 3 ब्रोमो 4 ब्रोमो नहीं लिखा हुआ, हर एक में 1 ब्रोमो लिखा हुआ है। तो CH2 CH2 C double bond O CH3. So according to priority order we have to number the chain from this carbonyl 1 2 3 4। इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था 4 पे है ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑन, ये होना चाहिए था। तो ये जरा इस पे आप देख लें, अगर कोई मसला हो रहा है तो आपको रिट पिटीशन करनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा कंप्लेंट करनी चाहिए कि करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल पे की में बी दिया गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑन, तो इन्होंने गलती की है, नहीं आता ये वाला। एमसीक्यू नंबर 154 में क्या आता है? एमसीक्यू नंबर 154 मैं जरा कंफ्लिक्ट वाले 2 एमसीक्यू कर लेता हूँ क्योंकि आई हैव टू मूव, एमसीक्यू तो थोड़े रह गए हैं। चलो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। एमसीक्यू नंबर 154 में आता है, कहते हैं कंसीडर अ रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। मतलब 2 के लिए 1 मोल चाहिए तो 4 के लिए 2 चाहिए, मतलब इतने के लिए इतना, तो फिर इतने के लिए कितना। तो ये तो हम ऑलरेडी राइम्स और निमोनिक्स हम फॉलो करते हैं अपनी क्लास में। तो 2 के लिए 1 चाहिए तो 4 के लिए 2 अवेलेबल है, तो कोई भी अनरिएक्टेड नहीं रहेगा। तो 54 में करेक्ट ऑप्शन ए आता है 0 मोल, क्योंकि 4 मोल के लिए 2 मोल ही चाहिए। अच्छा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Rn प्लस 3, तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 4s से और फिर उसके बाद निकालने हैं 3d से। तो हमारे पास 155 में करेक्ट ऑप्शन आता है कौन सा? सी, दैट इज आर्गॉन 4s0 and 3d5। ठीक है, ये आयरन प्लस 3। अच्छा, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन प्लस 3 आयन। अब आते हैं इसके बाद अगले वाला, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर डबल। तो याद रहे जब भी हम प्रेशर और टेम्परेचर को एक साथ और एक जैसे इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन आता है सेम। ठीक है, अच्छा ये तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये कहा गया आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का आयुपेक नेम है पेंट 1 वाइन। एमसीक्यू नंबर 157 एमसीक्यू है ऑप्शन डी, पेंट 1 वाइन। अच्छा अब आते हैं, अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल व्हेन अ प्रेशर ऑफ अ गैसियस इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इंक्रीज। याद रहे गैस पे जब प्रेशर ज्यादा करते हैं तो ली चार्टर ने कहा जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे जाएगा कम वॉल्यूम की तरफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 158, डिटेल अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू डिटेल, बट एट दिस टाइम I'm not able to explain you in much detail। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन आता है MCQ का करेक्ट ऑप्शन सी, द साइड with lower volume
अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 159 की तरफ आते हैं और वो है कंसिडर अ रिएक्शन 2a प्लस बी टू ए बी, मतलब जितने होंगे ए उससे कम चाहिए बी, तो हमें चाहिए कि किस केस में ए लिमिटिंग है, मतलब जितने ए हैं उससे कम बी चाहिए। लेकिन जो ए ऑप्शन है 300 एटम्स हैं, लेकिन बी जो है वो 400 मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब इसमें लिमिटिंग में ए आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आप सोचें, मैंने आपको इस बता दिया थोड़ा सा, अगर डिटेल चाहिए तो मुझे आप बता दें, आई विल प्रोवाइड इट इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसमें 159 में ए आता है 300 एटम्स and 400 molecules। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 160 है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रेशन इंक्रीजेज मेनली। क्यों रेट ऑफ रेशन ज्यादा होता है? क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो यहीं पे लिख देते हैं 1 नंबर 160, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है सी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ये हो गया। और अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 161, ये अब मसला है, यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था -787, लेकिन यहाँ पे -787 तो है नहीं। मैं आपको बताया था कि 2-3 एमसीक्यू ऐसे जो कि गलत हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था -787 किलो जाउल, जो कि चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है, और चैप्टर नंबर 11 में लिखा है -789 कैलकुलेट करके, तो ये ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल पे इन्होंने -27 दिया है, हो सकता है इन्होंने कहा कि ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये माइनस जो है वो -727 मेरे ख्याल पे कि इन्होंने करेक्ट लिया होगा। वैसे लेना नहीं चाहिए, इसमें काफी गैप आ रहा है, एक वैल्यू 2 वैल्यू हो तो फिर भी कोई बात है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 162 नंबर एमसीक्यू। एमसीक्यू है लास्ट वन, और वो है क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन बेंजीन आर, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है बेंजीन में वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है डीलोकलाइज्ड। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दी एमसीक्यूज जो कि आज के टेस्ट में थे। होप सो आपको समझ आई होगी, और ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, ट्रिकी थोड़े बहुत थे। मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि जितने एमसीक्यू आते हैं आपकी बुक से आते हैं, तो मेहरबानी करके पहले तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा, और लेट्स से कि गॉड फॉरबिड, मे अल्लाह फॉरबिड फ्रॉम दैट सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप परसेंटेज में थोड़ी ज़्यादा से रह जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योर बुक्स विच आर द टेक्स्ट बुक्स, एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ विद वारंटी कि इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके सारे एमसीक्यू आपकी बुक से सॉल्व हो जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, वस्सलाम।